हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस केमिस्ट्री चैनल पर। माय नेम अवनीश तिवारी। और अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने आपको दो क्वेश्चन दिया था। पहला क्वेश्चन ये था कि 3D एंड 4S में किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। तो अगर हम एक 3D और 4S में पेनिट्रेशन पावर को देखें तो जो हमारा 3D सेल है ना, ये इनर सेल है। ये क्या है? इनर सेल है। और जो 4S है ना, ये आउटर सेल है। आप इस पर मत चले जाना कि पेनिट्रेशन पावर S की ज़्यादा होती है, फिर P की होती, फिर D की होती, फिर F की होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सेम सेल के लिए होती है। सेम सेल के लिए होती है। सेम सेल के लिए होती है। और 3D जो है इनर सेल में आता है और 4S आउटर सेल में होता है। तो जिसके लिए 3D की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो ज़्यादा होती है किससे? 4S से। और दूसरी बात, हमने आपसे लास्ट टाइम पे 4 फैक्टर मतलब डिस्कस किए थे जो बताते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं, जिसमें पहला था साइज। साइज फैक्टर को आप जानते हो क्या होता है? साइज इनवर्सली होती है, मतलब साइज बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? घटती जाएगी। दूसरा फैक्टर था जेड इफेक्टिव, मतलब जेड इफेक्टिव दैट मीन्स इफ द जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और साइज डिक्रीज हो जाएगी मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि साइज घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तीसरा हमने बताया था आपको, तीसरा था स्क्रीनिंग पावर। स्क्रीनिंग पावर में जिसकी स्क्रीनिंग पावर आपको पता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स लेस साइज एंड लेस साइज दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट दैट मीन्स less force of attraction, and less force of attraction that means size will be increases and ionization energy will be decreases. And then after we have discussed about the penetration power, and you will know for the same cell S has greater penetration power than P, and P has greater than D, and D has greater than F. And now fifth and last factor that affect the electronic that's called electronic configuration. आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। हमने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे पास दो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है हाफ फील्ड, दूसरा होता है फुल फील्ड। हाफ फील्ड आपको पता है कि जिसके आउटर इलेक्ट्रॉन में क्या हो? हाफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मान लो कि हम बात करें हाफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? S1 हो, P3 हो, या फिर D5 हो, अदरवाइज F7 हो। These are all half filled because S contains 2 electrons but there is 1 electron, then it is half cell. P contains 6 electrons but there is 3 electrons. तो दो, एक ये होती है, दूसरा होता है फुल फील्ड, मतलब S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, P में कितने? 6, D में कितने? 10 एंड F में कितने? 40। तो ये होता है, जरा आप याद रखना, SPDF, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फुल फील्ड होगा। फुल फील्ड होगा, फिर कौन होगा? हाफ फील्ड। सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है फुल फील्ड एंड देन आफ्टर हाफ फील्ड। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है, आप नोट करिएगा, नोट करिएगा। सिंस हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड half filled and full filled
configuration are more stable, and since more energy required to remove an electron from them, and hence this configuration has exceptional high ionization energy. This configuration has exceptional high ionization energy. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में जाएं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, अच्छे से जानते हैं हम इस बात को। तो एक्चुअल में क्या होता है जरा देखना कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं साइज क्या हो रही है, घट रही है। साइज क्या हो रही है, घट रही है। साइज घट रही है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। आयनाइजेशन एनर्जी दैट मीन्स इधर जाने पर बढ़ेगी, ये बात तो फर्स्ट फिक्स होगी। पर इसमें दो चीज देखना होगा। एक ऐसी जगह आएगी जहां पर आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम का आउटर कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s। बोरॉन का कितना होता है 1s2 2s2 2p1। एक से ज्यादा के बाद हम नहीं देखेंगे, एक से पहले देखेंगे या एक से बाद में देखेंगे। तो बेरिलियम और बोरॉन में आप जरा देखिएगा कि बोरॉन 2p1 है, मतलब हाईली अनस्टेबल है, और बेरिलियम क्या है, हाईली स्टेबल, क्योंकि 2s2 है। तो जो बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी होगा दैट विल बी मैक्सिमम फॉर बोरॉन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो बेरिलियम की क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, बोरॉन से। तो ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक। दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आइए। नाइट्रोजन होता है आपका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s2 एंड 2p3, और कार्बन होता है आपका 2, ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4, सॉरी ऑक्सीजन 2s2 2p4। अब ये देखो इससे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि ये 2p3 है, हाफ फील्ड है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का जो आई है क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, ऑक्सीजन से। तो आई दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, किससे, ऑक्सीजन से। ये हो गया। तो अब ये सीक्वेंस ऑर्डर। फ्लोरीन और नियॉन में आपको पता है नियॉन की एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये, मोर स्टेबल। तो अगर इसके लिए हम एक ट्रिक बनाइए, वो क्या है, लेफ्ट बे कौन में आपका कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आएगा, लेफ्ट बेकॉन। तो इसको याद रखना, आप क्या आएगा, लेफ्ट बेकॉन फनी। तो इसका आता है लेफ्ट बेकॉन फनी। तो ये आपका ग्रुप में होता है, ग्रुप में सबसे स्टेबल है। दूसरा अब हम बात करते हैं, अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आइए बात कर लेते हैं इसी टर्म पे। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, अगर हमने किसी के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जब हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करने आते हैं उस समय, तो जरा एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस लिखिए इनके लिए। इन्हीं के लिए आप सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस लिखिए और देखिए क्या होता है। ठीक है, अब क्या होगा, आइए देखते हैं।
देखिए होगा क्या कि जो बेरिलियम है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर मैं लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, चलिए देखिए यहाँ देख लीजिए, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। बोरॉन की एक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2। बेरिलियम से एक निकाल दूं कितना हो जाएगा 1s2 2s1। अब आप देखिएगा किसका सबसे ज्यादा होगा। अब इन सब में इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, इसका हो जाएगा 2p5, इसका हो जाएगा 2p4, नाइट्रोजन का हो जाएगा 2p2, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2p3 और कार्बन का हो जाएगा 2p1। अब आप पहले एक सीक्वेंस में ले लीजिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल, वो है लिथियम। क्यों? क्योंकि लिथियम ही एक ऐसा है जिसका सेल पूरी तरह से भरा हुआ है, तो कंप्लीटली फिल्ड है। तो पहला जो सीक्वेंस आ जाएगा वो किसका आएगा, लिथियम का आएगा, मतलब लिथियम इसमें सबसे पहले आएगा। दैट मीन्स लिथियम हो गया। अब लिथियम के बाद एक चीज आपको पता है कौन आएगा, सिंपल सी बात है, नियॉन। अब आप बताइए नियॉन के बाद कौन आएगा, आपको पता है नियॉन के बाद अब कंपटीशन चलेगी, जिसका 2p3 होगा, 2p3 है और 2p4 है, 2p3 और 2p4, दैट मीन्स ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, दैट मीन्स ये हो गया। अभी नाइट्रोजन आपका 2p2 है और कार्बन 2p1 है। अब आप सोचिए कौन पहले आएगा, तो अभी आपका कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। अब बताइए कार्बन 2p1 है और यहां पे कहीं 1s2 2s2 है, दैट मीन्स क्या, कौन सा है वो, 1s2 2s2 बोरॉन है। तो यहां पे आ जाएगा बोरॉन और तब आपका आ जाएगा कार्बन और फिर आपका आ जाएगा बेरिलियम। तो ये एक पैटर्न है सेकेंड आई का। सेकेंड आई मतलब सबसे ज्यादा होगा लिथियम का और सबसे कम होगा बेरिलियम का। ट्रिक आप नोट कर लो, बे क ब न फो में आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का फो ने बन फोने। ये मेरा अपना फंडा है, मुझे आज तक याद है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको देखने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया हाफ फिल फुल फिल को ध्यान में रखते हुए दो को आपस में पास में रखिए, दो जो टुगेदर है उनको ध्यान में रखते हुए कीजिए। फिर अब हम बात करते हैं एलोंग ग्रुप। ये तो हो गया एलोंग पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब बात करते हैं हम एलोंग ग्रुप। एलोंग ग्रुप आप जानते हो सबसे पहला काम है, आप जरा चेक कर लीजिएगा। मैं तो बता दे रहा हूं कि जो जेड इफेक्टिव होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जेड इफेक्टिव इज कांस्टेंट इन अ जेड इफेक्टिव जो होता है वो एक ग्रुप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एलोंग ग्रुप में बात करता हूं मैं। आइए, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है पर साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर साइज बढ़े तो आप लिखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। लेकिन आपको 30th ग्रुप दैट्स कॉल्ड बोरॉन फैमिली के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए मुसीबत आ सकती है, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो ठीक है, लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड लॉट्स ऑफ वेरिएशंस हैं, तो उतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है।
तो जो एक सिंपल सा फैक्टर ये है कि आप इसको याद रख लो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है बोरॉन का, फिर टेलुरियम का, और फिर होता है गैलियम का, ठीक है। गैलियम के बाद फिर होता है एल्यूमिनियम का, और होता है इंडियम का। रीज़न आपको सब पता है, आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाइए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, दो रीज़न है। एक आपका डी ब्लॉक कंट्रैक्शन आता है, दूसरा लैंथेनाइट कंट्रैक्शन आता है। दोनों आप मिलाइए और आप ये, मैंने क्या कहा, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो अपनों को बस उस फैक्टर से नहीं मतलब, बस हमको ये याद रखना है, हमको याद होना चाहिए, ठीक है। थर्ड ईयर ग्रुप में ये होता है। तो अपना ये कुछ ऐसे टर्म थे। अगर हम बात करें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कॉन्टिन्यूअस। मतलब मान लो कि हमारा कोई एक मेटल है, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन गया N+। यहाँ से जो एनर्जी निकली क्या करें, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो भी एनर्जी की जरूरत पड़ी। दूसरा हमारा M+, फिर आया, एक इलेक्ट्रॉन फिर निकला इससे। आफ्टर रिमूविंग वंस अगेन दैट विल फॉर्म M+2। दिस वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी 2। And now if we talk about third, M+, remove an electron and will form M+3, and that is ionization energy। ये क्या आपका ionization एनर्जी थर्ड है। तो अब आप देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन देयर इज अ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन अनदर इलेक्ट्रॉन। मतलब एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और अधिक एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो I3 क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। I3 ज्यादा होगा किससे, I2 से, एंड I2 ज्यादा होगा किससे, I1 से। क्योंकि आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा तो फिर से दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये अपना आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन अभी निकाला, वैसे ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए तो आप लिखिएगा व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड to an gaseous atom to form anion, the amount of energy is required, is called electron affinity, and that is an exothermic process। देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो एनर्जी देनी पड़ती है, दैट मीन्स से क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी निकली नहीं, एनर्जी आपने दी है तो कहलाता है एंडोथर्मिक। लेकिन दूसरे स्टेप में क्या होता है, जैसे ही आप एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन पा गए, आपको एनर्जी देनी नहीं, अब आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे बात करता हूं, जैसे मान लो एक ए है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बनाया, एनायन। फिर ये ए माइनस को फिर से एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो क्या बनाएगा, ए माइनस।
तो पहले स्टेप में जो था आपकी एनर्जी क्या थी, वो निगेटिव थी, मतलब यहाँ पे आपने दिया। दूसरे स्टेप में आपको एनर्जी ये देगा। फर्स्ट स्टेप में आपने एनर्जी दिया, दूसरे स्टेप में आपको एनर्जी देगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, किसी भी आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी, विच इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सारे फैक्टर सेम चलते हैं। पहला अपना क्या है, जेड इफेक्टिव। आपको पता है अगर जेड इफेक्टिव है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर पाओगे। जेड इफेक्टिव दैट मीन्स आउटर सेल पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अट्रैक्शन, मतलब इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल। सॉरी, अगर मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, यहां से आप इस सेल पर अपनी पकड़ बना रहे हो, ये मतलब ये न्यूक्लियस का आउटर सेल पर जो पकड़ है दैट्स कॉल्ड अट्रैक्शन। मतलब पकड़ का मतलब इसको पकड़ के नहीं रखा, इसको फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करके रखा है यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कह दो सर हाँ पकड़ा तो है ही नहीं। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वही सेम फैक्टर, क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज भी जो ईए के इनवर्सली होता है। रीजन ऊपर आपको पता चल गया होगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बढ़ने पे साइज कम हो जाएगी। अगर साइज कम हो जाएगी तो अब आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर आपका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, और अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दैट्स डिपेंड ऑन द साइज, क्योंकि साइज डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव पे, ठीक है। थर्ड वन की बात करें हम, कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट आपको पता है, शील्डिंग इफेक्ट दैट मींस क्या होता है, ये इनवर्सली होगा 1/E के। आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं हम, जैसे आयनेशन एनर्जी हमने डिस्कस किया था। इफ द शील्डिंग इज पुअर तो देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, शील्डिंग पुअर होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई मतलब साइज क्या होगी, कम, ये बढ़ जाएगा, दैट मींस ये बढ़ जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्टिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और साइज अगर बढ़ जाएगी तो मतलब आप फिर जान लो कि आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फोर्थ था। फोर्थ, ये 3 टॉपिक थे। फोर्थ अपना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। आइए, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोट कीजिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हैविंग फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इज relatively higher than that of the other configuration। ठीक है, तो आप हमको जरा हमको आप बताइएगा, ठीक है, आप मत बताइएगा, हम ही बता देते हैं। अभी हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
along a period. If we talk about along a period, कुछ पॉइंट आपको नोट करना होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये क्या करेगा, ये इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। आइए सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, ये फॉर इनर्ट गैस जीरो। इनर्ट गैस को किसी से कोई मतलब नहीं, ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा ना मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूंगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इनर्ट गैस के लिए, जीरो, पहला पॉइंट। दूसरी बात करते हैं, बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। अभी ऑक्सीजन पर मत जाइएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को जब आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे 2p5 हो जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है आपका, लिखिएगा नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस and hence carbon has greater EA than nitrogen। कार्बन का जो EA होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन से आगे लिखिएगा, इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ EA decreased on going from first to group second। फर्स्ट ए से सेकेंड ए जाने पे किसी पीरियड में क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, मतलब इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, डिक्रीज होती है। एंड द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द एलिमेंट एंड द वैल्यू ऑफ ई ऑफ द सेकेंड ए इज जीरो। कितना होता है, जीरो होता है। रीजन आपको पता है, ये होता है जैसे अगर होता है, ये होता है n-1 इनर्ट गैस प्लस ये आपको होता है NH2, मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, सेकेंड है तो रीजन वही है जो मैंने आपको बताया, वही लिखा है, नोट्स में भी है, सभी है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस पर हम आपके लिए थोड़ा सा कार्बन, ये जो हमने बोला है नाइट्रोजन एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस कार्बन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन नाइट्रोजन, इस पर मैं आपके लिए क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कार्बन का ज्यादा होगा कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। ठीक है, देखो मेरा एक अलग तरीका है ना, पहले मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूं कि ये सही है, आप सोचो हाँ यही सही है, यही सही, शायद ये गलत हो। ठीक है, दूसरा आप याद रखना, तो आप ये करोगे दूसरा आपको खुद ही पता चल जाएगा। इन्हीं के सिलिकॉन और फास्फोरस में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा होगा। मैं कार्बन का कह रहा हूं, देखता हूं आप किसका कहते हैं। मेरा मत मानिएगा ना, मैंने कितनी बार आपको बताया कि मैं कभी कभी गलत भी बताता हूं आपके सीखने के लिए। तो मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, मेरा अपना तरीका है कि शायद ये जहाँ सीखना, ये समझने वाली बातें हैं, आप क्या समझते हो ये आप पर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, ये जरूरी नहीं ना कि आप मेरी सारी बातें अपने अंदर फीड कर लोगे। वैसे आप सिलिकॉन और फास्फोरस का सोचिएगा, नेक्स्ट टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं अलोंग ए ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग ए, चलिए अलोंग ए ग्रुप देखिएगा।
देखिएगा, ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली decreases on moving from टॉप टू बॉटम। अभी हमारा टॉप है और हमारा बॉटम है। टॉप से हम जब बॉटम पर आते हैं, ये जो है हमारा क्या करता है, वो डिक्रीज करता है इन ए ग्रुप बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये क्या होगा, घट जाएगा। साइज बढ़ने पे ये घटेगा। दूसरा लिखिएगा, ये सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रेटर देन ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप में बात कर रहा हूँ जो सेकेंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड। ये हमारा फर्स्ट पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड में आपका बोरॉन आता है, ठीक है। फिर आपका कौन आता है, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम। सॉरी, बोरॉन जो है आपका सेकेंड पीरियड का है, ये आपका थर्ड का है और ये आपका फोर्थ का है। फर्स्ट में आपका हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं सिर्फ। तो ये कह रहा है कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में थर्ड का ज़्यादा होता है, किससे, सेकेंड से। थर्ड पीरियड हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकेंड पीरियड। हम आगे बात करते हैं। ड्यू टू साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अदर एंड चार्ज डेंसिटी इज हाई ऑन द सरफेस। अगला है, क्लोरीन हैज हाई EA देन अदर्स का मतलब ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। क्लोरीन हैज हाईएस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन का। लास्ट है, द वैल्यू ऑफ EA इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ EA इज 0। देखो यहां पर कहीं की देता है, फॉर एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल। मतलब एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल की ये की वैल्यू क्या होती है, 0, बिकॉज दे कैन नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। ठीक है। तो जैसे हमने आपको आयनोस्फीयर एनर्जी में एक ऑर्डर बताया था, वैसे आपको EA में along द पीरियड और along द ग्रुप ऑर्डर बताना है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी यहाँ पे खत्म हुई। कल जो हमने आपको क्वेश्चन दिया है कॉन्फ़िगरेशन पर, कार्बन एंड नाइट्रोजन और सिलिकॉन और फास्फोरस, इससे डिस्कस करेंगे। और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। एक आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम जो है और अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करने का प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेस केमिस्ट्री। थैंक यू।